नमस्ते एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है मैं महिलाओं से संबंधित जो संपादकीय है, ये मुझे मतलब ये पहले का पेपर है, लेकिन चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इसको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, एक तरीके से डेटा है। तो महिलाओं से संबंधित आपको पता है जीएस में भी प्रश्न बनते हैं और ऐसे तो है, उसपे आता ही आता है। तो इसको आप कहीं भी नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं दैनिक जागरण के एडिटोरियल है या न्यूज़ है, डेटा से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, मैं लेकर आती हूँ। साथ ही साथ जो है मैं जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है, वो इस चैनल में कराती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ अब तक नहीं जीत पाई महिलाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे महिलाएँ आज जो है आकाश में उड़ रही हैं, वहीं पे आज भी जो है नीचे हम देखें तो कुछ महिलाएँ जो आज भी मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएँ जो है ना ही विधायक बन पाई हैं, ना ही सांसद बन पाई हैं। तो देखिए चलिए हम पढ़ते हैं और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है, भले ही हम हर क्षेत्र में आधी आबादी के हक का दावा कर लें, लेकिन मऊ जनपद में राजनीति के क्षेत्र में आज़ादी के बाद से अब तक आधी आबादी का डंका नहीं बजा। यही वजह है कि पूर्व मंत्री कल्पनाथ राय की सरजमी आज भी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से अछूती रही। जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसी पे बात करेंगे। सीधे देखिए आप यहाँ पे ये देखिए, मऊ जिले के इतिहास में 1952 से आज तक कभी कोई महिला चारों विधानसभा मऊ, सदर, घोसी, मधुबन व मोहम्मदाबाद गोहना से ना तो विधायक चुनी गई और ना ही एकमात्र लोकसभा सीट घोसी से कोई महिला संसद चुनी गई है। तो बस ये महत्वपूर्ण है। आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट के ऐसे में लिख सकते हो, कंट्राडिक्शन पार्ट में लिख सकते हो कि जहाँ एक तरफ महिलाएं तो कुछ महिलाएं तो बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं हालत ये है कि आज भी कोई कोई क्षेत्र जो है वो आज कम से कम 60-70 सालों से जो है वहाँ पे अछूते हैं, वहाँ पे महिलाएं आज भी विधायक और सांसद नहीं बन पा रही हैं। ठीक है, तो ये था। तो चलिए अब हम अगले वुमेन एम्पावरमेंट में चलते हैं। एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल आज के पेपर का है, लेकिन इसमें देखिए पुरानी परंपराएं पारसी और मुस्लिम, ये पूरा आर्टिकल तो मैं बाद में पढ़ूंगी, लेकिन इसमें एक वुमेन से संबंधित लाइन है, कुछ पैराग्राफ है जो आप जो है कोट कर सकते हो अपने जीएस में या फिर ऐसे में कि जो आज भी जो गर्ल्स हैं उनको कुछ अपने निर्णय के लिए कितना जो है तकलीफ झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है शुरू, यहाँ पे तो ये आपको वो वुमेन एम्पावरमेंट से जो है आप डाल सकते हैं कि आज भी उनको निर्णय को जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा, पारसियों में यह प्रथा भी है कि यदि कोई पारसी लड़की अन्य समुदाय के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो वह समाज का हिस्सा नहीं रह जाती। वास्तव में पारसियों की आबादी में कमी का एक कारण यह परंपरा भी है। समुदाय से बाहर विवाह करने वाली पारसी लड़कियों को अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती। कुछ वर्ष पहले एक हिंदू से शादी करने वाली पारसी महिला गुल रुख के मन में यह आशंका घर कर गई कि यदि उनके वृद्ध माता पिता नहीं रहे तो उन्हें अंतिम संस्कार में नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि जब कभी उनके माँ बाप नहीं रहे तो उन्हें उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिली, लेकिन हाई कोर्ट ने पारसी ट्रस्ट की इस दलील को सही पाया कि विवाह के बाद गुलरुख पारसी नहीं रही। निराश गुलरुख सुप्रीम कोर्ट गई। उनके मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय बेंच गठित हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणियां की जिनसे यह प्रकट हुआ कि फैसला गुलरुख के पक्ष में जा सकता है। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पारसी ट्रस्ट से जवाब मांगा। ट्रस्ट ने जवाब दिया कि माता-पिता का निधन होने पर गुलरुख को ना तो टावर ऑफ साइलेंस में जाने से रोका जाएगा और ना ही अग्नि मंदिर में। तो ये था, ये आप कहीं ये एक स्टोरी की तरह जो है आप इसको कोट कर सकते हो ऐसे में, या फिर अगर जीएस का कोई आंसर है तो आप लिख सकते हो, एथिक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा मतलब कोट है, बहुत ही अच्छा डेटा है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे के पूरे न्यूज़पेपर पे कि कहाँ पे क्या न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। ये आज का ही न्यूज़पेपर है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं।
सबसे पहला तो देखिए मैं ये भी बताती जाऊँगी कि आपको अपना सिलेबस रटा होना चाहिए, ताकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको पता रहे कि कहाँ पे कौन सा न्यूज़ किसके लिए है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये है, सनसेट टीवी का यूट्यूब चैनल हैक हुआ है। तो ये बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाले सनसेट टीवी ने मंगलवार को कहा कि उसके यूट्यूब चैनल को कुछ शरारती तत्वों द्वारा हैक कर लिया गया है। हैकर ने चैनल का नाम बदल के एंथेरियम, एक क्रिप्टो करेंसी, रख दिया गया है। बाद में यूट्यूब ने सुरक्षा खतरों को स्थायी रूप से दूर करना शुरू कर दिया। तो बस इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इतनी जिस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी है, ये इरा हाई टेक्नोलॉजी, पर उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो उसमें आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे अभी सनसेट टीवी का यूट्यूब चैनल हैक हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह। ये मतलब हल्का सा इसको देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि देश विदेश में चल क्या रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, भारत ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से वह देश यूक्रेन छोड़ने की मंगलवार को सलाह दी है। यूक्रेन की सीमा पर रूस द्वारा अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाने को लेकर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो और मॉस्को के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत ने यह कदम उठाया है। तो किसके किसके बीच तनाव हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ है अटलांटिक संधि संगठन नाटो और मॉस्को के बीच बढ़ते तनाव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन से जो है जो एक युद्ध की बात हो रही है कि हो सकता है यूक्रेन में, तो इसलिए भारतीयों को वो देश छोड़ने की सलाह दी गई है। आगे चलते हैं। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपका, ये देखिए। छल बल से धर्म बदलने वाले 280 आरोपित गिरफ्तार। न्यूज़ कौन गिरफ्तार हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट इम्पॉर्टेंट डेटा है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। इसको कहीं ना कहीं आप नोट करिएगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये दिखाया है कि नीचे यहाँ पढ़िएगा, प्रदेश में लव जिहाद की भी कैमरा फोकस होने में दिक्कत हो रही है। लव जिहाद की बढ़ती घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही हैं। ये मेन डेटा, बस आप ये याद रखना जो इम्पोर्टेंट है कि बरेली जोन में 38 मुकदमे दर्ज हुए हैं, मेरठ में 31 मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद गोरखपुर जोन में 24 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो धर्म परिवर्तन, जो मजहब परिवर्तन करके जो है विवाह कराया जाता है, या फिर छल बल से जो विवाह कराया जाता है, तो इस तरीके से आप ये कोड जो मतलब ये डेटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम वापस से इसी आर्टिकल में आ जा रहे हैं जो हमें पढ़ना है, पुरानी परंपराएं और पारसी मुस्लिम। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अभी जो विवाद उठा है आपका हिजाब वाला, तो इस पे आर्टिकल है। कर्नाटक के उडुपी शहर में एक सरकारी स्कूल में उभरे हिजाब विवाद को इस रूप में पेश करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और शरारत की जा रही है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर आफत आ गई। जिन दिनों यह विवाद सुलग रहा था, उन्हीं दिनों यानी 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए एक फैसले का संज्ञान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो वह देश के सबसे लघु या कहें कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग पारसी समुदाय से जुड़ा है, और दूसरे इसलिए भी कि उससे यह पता चलता है कि परिपक्व और प्रगतिशील समाज किस तरह देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से अपनी पुरातन प्रतिगामी परंपराओं में परिवर्तन करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसी समुदाय, ये डेटा है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। समुदाय का आबादी करीब 57,000 है, 57,000 है। 1941 में उनकी आबादी 1.14 लाख थी। पर पारसियों की आबादी तेजी से बढ़े, इसलिए भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय जियो पारसी
नाम से एक योजना चला रहा है। इस योजना के चलते 2020 में जब यह आंकड़ा सामने आया कि पारसी समुदाय में 61 बच्चों का जन्म हुआ, तो इसे एक उपलब्धि माना गया। लेकिन माना गया, ठीक है? लेकिन आज विषय यह नहीं कि यह योजना कितनी प्रभावी, विषय यह है कि जब कोरोना से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार को लेकर प्रोटोकॉल जारी हुआ, तो मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में सीमित पारसी समुदाय के सामने संकट खड़ा हो गया। इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि यह समुदाय अपने लोगों के शव को एक ऊंची मीनार की छत पर रख देता है, ताकि कौवे, गिद्ध आदि उसका भक्षण कर ले और जो अवशेष रहे वह सूर्य की गर्मी से सूख जाए। इस तरह की मीनार को टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। कोरोना काल में यह खतरा उभर आया कि अगर कोविड से मरे किसी पारसी के शव को पक्षी खाएंगे तो वे संक्रमण फैलाएंगे। इसलिए गुजरात प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी। पारसी समाज के लोग गुजरात हाई कोर्ट गए, वहां से राहत ना मिली तो वे सुप्रीम कोर्ट गए। बिना ये सोच विचारे कि उन पर जुल्म हो रहा है, उन्होंने उन परंपराओं को ख़त्म करने की साजिश हो रही उनसे। कोई पारसी ना तो सड़क पर उतरा, ना किसी मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं की तरह यह कहा कि हमारी परंपरा में हस्तक्षेप हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही यह जिद की कि फैसला हमारे धर्म ग्रंथ के हिसाब से ही हो। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो उसमें उन्होंने क्या तय किया कि यदि उनके समाज का कोई व्यक्ति कोरोना से मरता है तो उसका सब टावर ऑफ साइलेंस पर तो रखा जाएगा, लेकिन टावर की ऊपरी सतह पर लोहे की एक जाली लगा दी जाएगी ताकि पक्षी सब तक ना पहुंच सके। कायदे से देखे तो समस्या समाधान का यह उपाय पारसी समुदाय की सदियों पुरानी परंपरा में परिवर्तन का वाहक बना, लेकिन इस समुदाय ने हालात को समझते हुए इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पारसी समुदाय की सराहना करते हुए मामले का निस्तारण कर दिया। देश इस सबसे इसलिए अनभिज्ञ रहा क्योंकि ना तो इंटरनेट मीडिया पर पारसी समुदाय के लोगों ने कोई अभियान छेड़ा और ना ही एकाध लोगों को छोड़कर किसी ने यह कहा कि उनके संविधान का प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। दुनिया का कोई ऐसा समाज नहीं है जो प्रतिगामी या आज के युग की प्रतिकूल परंपराओं से ना बंधा हो, लेकिन ज़्यादातर समुदाय ऐसी परंपराओं को छोड़ रहे हैं। हिंदू समाज घूंघट प्रथा से करीब करीब मुक्त हो चुका है। पूरे आर्टिकल का एक ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि जहाँ पे हिसाब को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि हमारी मजहब पे जो है ये हस्तक्षेप है, लेकिन वहीं पे देखिए इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से पारसी समाज ने जो जब कोई मरता है तो साइलेंस ऑफ टावर उसका उसका शरीर रखा जाता है, मेरा शरीर, और उसको भक्षण करते हैं पक्षी। लेकिन इस बार कोरोना काल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि इससे बीमारी और फैलेगी, और वो चुपचाप इस बात को मान गए। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे चलते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि देखिए 2024 तक प्रणाली में जरूरी होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण। कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये ध्यान रखा, फोर्टिफाइड चावल जो होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए। ठीक है, बाकी सब तो इसमें है। क्वाड क्वाड जो आपको पता है इसकी मीटिंग होनी है, तो क्वाड को आगे बढ़ाने में ताकत है भारत। तो इसके बारे में बताया हुआ है। तो इन्होंने भारत के बारे में क्या है, व्हाइट हाउस की प्रधान उप प्रेस सचिव कैरीन जीन पियरे ने कहा, हम इस बात को मानते हैं कि भारत समान सोच रखने वाला साझीदार, दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर में अग्रणी दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय व उससे जुड़ा हुआ क्वाड को आगे बढ़ाने वाली शक्ति और क्षेत्रीय विकास का इंजन है। बस ये क्वाड के बारे में है कि जो आपस में चारों देश जो है मिलेंगे और बात करेंगे, उसी के तो इन्होंने कहा कि भारत जो है आगे बढ़ाने में ताकत है क्वाड को। तो ये था आज तक का पूरा न्यूज़पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।